Hello, friends, and welcome to the Hindu editorial analysis for 20th of October 2023. तो शुरू करते हैं आज की एडिटोरियल डिस्कशन। फर्स्ट एडिटोरियल इज एंडलेस whose इसराइल मस्ट स्टॉप बॉम्बिंग एंड फाइंड अ सॉल्यूशन टू द पैलेस्टीन क्वेश्चन। तो जो इसराइल और पैलेस्टीनियंस का इशू चल रहा है आपको गाजा वाले रीजन में, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। ये हम सभी को पता है। द पैलेस्टीनियंस से जो हॉस्पिटल पे भी अटैक हुआ था पीछे, उस पे दोनों ही एक दूसरे के ऊपर जो ब्लेम गेम कर रहे हैं। पैलेस्टीनियंस बोल रहे हैं कि जो इसराइल ने अटैक किया है, और जो इसराइल है वो ये कह रहे हैं कि जो रॉकेट फायर किया वो पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स के द्वारा जो है फायर किया था, जिससे एक्सप्लोजन हुआ था। ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने लगभग 20 ट्रक जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए भेजे हैं गाजा में फ्रॉम इजिप्ट। तो ऑथर ये कह रहे हैं कि कोई भी एड जो है वो तो वेलकम है, लेकिन खाली 20 ट्रक्स भेजने, वो भी 2 मिलियन पीपल के लिए वो पे यहाँ पे है। तो जो इंटरनेशनल फेडरेशन है रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी की, उसने इसको एज ए ड्रॉप इन द ओशन उसको बताया है। मतलब और एड की जरूरत है। फिर जो अक्टूबर 7 का जो सबत अटैक था, जो हमास ने कैरिड आउट किया था इसराइल पे, उसको तो बिल्कुल बेशक कंडेम करना ही चाहिए कि बिना किसी हेजिटेशन, क्योंकि टेररिस्ट अटैक किसी भी सिचुएशन में आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, चाहे कंडीशंस कुछ भी हो। फिर उसी टाइम वो सही बोलेंगे, एट द सेम टाइम कलेक्टिवली पनिशिंग गाजा in the name of fighting Hamas and carrying out indiscriminate bombing that is killing hundreds a day do not make Israel any better than Hamas। तो यानी कि आप इसराइल से जस्ट फाइट, हमास से फाइट करने के नाम पे जो आप इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग कर रहे हैं और लगभग लो, रोज इतने लोग मारे, तो आप ही कहाँ, मतलब इसराइल भी कहाँ वो हमास से बेटर हुआ। वो तो वही बात होगी। ठीक है ना। फिर ऑथर ने भी बोला कि दिस अप्रोच ऑफ द इजरायली स्टेट टुवर्ड द पैलेस्टीनियंस हैज नाइदर इम्प्रूव्ड इजराइल सिक्योरिटी। और इस जो ये एक्शन है, इससे क्या ना तो ये इसराइल की सिक्योरिटी इंप्रूव होने वाली है, और ना ही ये जो स्टेक होल्डर्स हैं इस सिचुएशन में, उनको कोई सोल्यूशन मिलने वाला है क्राइसिस का। ठीक है ना। फिर जो उसने ये बोला कि इसराइल जो है मतलब रिऑक्यूपाई करने की बात कर रहा है गाजा वाली को, तो उसके लिए इजी ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि गाजा को रिऑक्यूपाई करना इट वुड लीड टू अ प्रोलॉन्ग्ड अर्बन वार ऑफ एट्रिशन। क्योंकि हमास जो है इट रोज टू प्रोमिनेंस यूजिंग द वैक्यूम लेफ्ट बाय द फेलियर ऑफ फाता एंड पैलेस्टीनियंस लिबरेशन हो गए। जो पीएलओ और फाता ने जो वैक्यूम छोड़ देते हैं, उनको यूज करके जो है हमास जो है वो रोज राइज हुआ है। तो उसको इतनी जल्दी से आप नहीं डिमिनिश वो कर पाएंगे खत्म। तो इफ इजराइल मैनेजेस टू डिमिनिश हमास इन्फ्लुएंस इन गाजा, nobody knows what comes next as Palestine question। तो जाहिर सी बात, अगर आप गाजा को इस बार मान लीजिए हमास को खत्म भी कर दे, हमास का इन्फ्लुएंस गाजा में, तो अगली बार हो सकता है कुछ और क्या निकल के आए, कुछ नई चीज सामने आए। ठीक है ना। तो यानी कि जो इजरायली ऑक्यूपेशन जो ऑनगोइंग चल रहा है, वो अभी भी इशू जो है, वो पैलेस्टीन वाला इशू जो है, क्वेश्चन है, वो अभी भी अनएड्रेस्ड ही रह जाएगा। है ना। बट एज दैट इज अ नॉन पॉसिबिलिटी, जो एक वॉर होने वाली है, खत्म होने वाली सॉल्यूशन है, वो तो अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है। ठीक है ना। तो इसराइल is set to continue the attacks with impunity, multiplying the woes of millions of Palestinians। वो जो अटैक कर रहा है इतनी impunity के साथ, इतने उसके साथ स्ट्रेंथ के साथ, वो एक तरह से कहीं ना कहीं वो कंटिन्यू ही चलने वाला है। निठारी फेस को तो जहाँ पे जो एक्यूटल किया है हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने, जो जो दो लोग थे एक्यूज थे, उन दोनों को ही एक्यूटल किया है इसमें। तो इसमें उसी के रिगार्डिंग आया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एनी एक्यूटल इन द ग्रेव क्राइम्स मे बी सीन एज ए मिस कैरेज ऑफ जस्टिस। हमेशा ऐसे देखा जाता है, जब किसी भी ग्रेव क्राइम में एक्यूटल होता है, तो उसको ऐसे देखा जाता है कि मिस कैरेज हुआ है जस्टिस का। लेकिन बट इट इज यूजुअली बिकॉज ऑफ द परसेप्शन दैट द कल्प्रिट्स गोट अवे ड्यू टू द फेलियर ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव इट्स केस। लेकिन वही है कि परसेप्शन ये है कि जो कल्प्रिट थे, जो अक्यूज थे होते हैं इन सब केसेस में, वो बेसिकली जो प्रोसिक्यूशन का फेलियर है कि वो अपना केस साबित नहीं कर पाते हैं, एविडेंस उस हिसाब से नहीं पेश कर पाते हैं, उसको कहीं ना कहीं वो दिखाता है। ठीक है ना। ये परसेप्शन लोगों में आता है। और इन द निठारी केस, अगर निठारी केस में देखें तो जजमेंट में इंडिकेट किया गया, तो द टू मैन वर ब्रोट टू ट्रायल विद नथिंग मोर देन परपोर्टेड कन्फेशन। कि उनको ट्रायल के लिए लाया गया सिर्फ किस बेसिस पे, सिर्फ जो उन्होंने कन्फेशन किया उसके आधार पर। बाकी वो एविडेंशियली जो डॉक्यूमेंट्स थे या जो एविडेंस थे जो इस उनके क्राइम को या उसको कर सके, वो साबित नहीं करते। ऐसा जजमेंट में जो है इंडिकेट किया गया है। फिर फाइनली ऑथर ने बोला कि जजमेंट ने ये भी क्वेश्चंस, मतलब ये जो जजमेंट है वो ये भी क्वेश्चंस जो है वो रेज करता है कि व्हाई अ डॉक्टर नेक्स्ट डोर हु हैड बीन अरेस्टेड इन द पास्ट फॉर इन्वॉल्वमेंट इन द इलीगल ऑर्गन ट्रेड वाज नेवर इंटरोगेटेड। उसको इंटरोगेट ही नहीं किया। फिर पहले उसको मतलब इस केस में अरेस्ट किया गया था कि भाई वो इन्वॉल्व है इसमें, जो जो बोल रहे थे कि लीगल ऑर्गन ट्राइड कर रहे हैं वो उसका। ठीक है ना। तो जो केस है, इट इज अ स्टडी ऑन हाउ क्रिमिनल केसेस कैन नॉट बी डिसाइडेड मेनली ऑन देयर शॉक वैल्यू एंड द सेंसेशन अराउंड वाइडली टेलीविजन गोरी इमेजेस। कि आप जिस जो सेंसेशन हो जाती है, जो टेलीविजन मीडिया के द्वारा जो चीज़ें कोई सेंसेशनल बना दी जाती है, कि सिर्फ उन आधार पे जो है आप उनको, या शॉक वैल्यू के आधार पर उनको आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। एविडेंस भी उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है ना।
नेक्स्ट इज द शेप ऑफ क्लाइमेट जस्टिस इन अ वार्मिंग इंडिया। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके रिगार्डिंग ये है। यहाँ पे G20 समिट में हमको सभी को पता है कि हमने जो ये एग्री किया था कि ट्रिपलिंग करी जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो उसकी, और वॉलंटरी जो है वो डबल करने की बात की, रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट बाय 2030। लेकिन जो दिल्ली डिक्लेरेशन है क्लाइमेट क्वेश्चन पे, उसको कोई कंसेंसस नहीं मिलता। मोस्ट कंटेंसस वो इशू क्या था, द रूट कॉज ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस, और वो क्या है, फेजिंग आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल। इस चीज पे जो है कोई कंसेंसस नहीं है कि फेज आउट कब तक फॉसिल फ्यूल्स को करना है या कैसे करना है, ठीक है ना। एनी एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव मस्ट एम्ब्रेस टू नॉर्मेटिव आइडियल। दो नॉर्मेटिव आइडियल्स बताए हैं उसने यहाँ पे कि जब भी आप एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव लाते हैं तो दो चीजें देखी जाती है। पहला कि इंटरनलाइजिंग कॉस्ट रिक्वायर्स दोज हु एमिट ग्रीन हाउस गैसेज टू पे द सोशल एनवायरमेंटल कॉस्ट। ऐसी बात है, जो सोशल एनवायरमेंटल कॉस्ट हो रही है उन ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन की वजह से, वो उनको पे करनी चाहिए, ठीक है ना, जो भी इसको एमिट कर रहे हैं। दूसरा जो क्लाइमेट जस्टिस है वो ये भी रिक्वायर करता है कि जो कंपनसेशन फॉर दोज हु आर हार्म, जो लोग हार्म हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं, उनको जो है उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। क्योंकि मोस्टली आप ये देखेंगे कि जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्लाइमेट से वो अलग हैं, और जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं वो और लोग हैं, ठीक है ना। तो उन दोनों को उनको कंपनसेट करना चाहिए, उनको जो है उसका कंट्रीब्यूट करना चाहिए, उसका उसको कॉस्ट को जो है बियर करना चाहिए, जो लोग एमिट कर रहे हैं। जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड प्रॉब्लम्स हैं और ड्रॉट्स हैं, वो उन्होंने जो एग्रेरियन क्राइसिस को और जो एलाइड इकोनॉमी उनको काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड कर दिया, ये तो हम जानते हैं। जो रेनफॉल, टेम्परेचर और एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स आप देख रहे हैं वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को और फार्मर्स के इनकम लॉस को कंपाउंड करते हैं, उनको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जो राइजिंग टेम्परेचर्स देखने को मिल रहा है ओशंस में, इकोसिस्टम में, वो अ, उसने पहले ही जो फिश स्टॉक्स है उसको धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है पार्ट्स ऑफ कंट्री में, तो जो फिशिंग कम्युनिटी है वो भी अफेक्ट हो रही है। फिर ऑथर ने यहाँ पे क्या सजेस्ट किया कि जो रिलेशनशिप है इनइक्वालिटी और कार्बन एमिशंस की, वो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये क्लियर है कि अगर आप एनवायरमेंटल और सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दोनों को एक साथ जो आप एड्रेस करना चाहते हैं, तो आपको जरूरत है कि सस्टेनेबल और इक्विटेबल डेवलपमेंट जो है वो आपको करना पड़ेगा, सस्टेनेबल भी हो और इक्विटेबल भी हो, ठीक है। तो जो recognizing and mitigating the barriers that these inequalities matrices pose to effective climate action is critical step toward a more sustainable and just future। तो ये दूसरा सेशन है कि आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि किस तरीके से जो इनइक्वालिटी मैट्रिक्स है उसको मिटिगेट किया जा सकता है, और इफेक्टिव क्लाइमेट एक्शन जो है कैसे आप उसको ला सकते हैं इस चीज़ में, ठीक है ना। यानी कि फिर ग्रीनिंग डेवलपमेंट की बात करें कि अगर क्लाइमेट चेंज कंपाउंड करता है, जो क्लाइमेट चेंज है वो जो एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज है उनको कंपाउंड कर देता है, मतलब और कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो इंडिया का अगर आप एनर्जी ट्रांजिशन पॉलिसी देखेंगे, वो बेशक क्रूशियल है, लेकिन जो लाइवलीहुड्स है पुअर लोगों का या मार्जिनल पीपल का, वो उससे काफ़ी इफेक्ट होता है, और जो क्लास कास्ट और रीजनल डिस्पैरिटी है वो उससे और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। एनडीसी की बात की यहाँ पे, इंडिया के जो नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है वो उनका डाटा है कि आप प्रीलिम्स या मेंस के लिए भी डाटा याद रखें, वो उसमें ये कहा गया था कि इंश्योर करना है कि 40% जो टोटल इंश्योर्ड पावर जनरेशन है वो ग्रीन एनर्जी से होगी। वहीं पे 2070 तक हमने नेट जीरो एमिशन को अचीव करने के लिए बात की है। और ये जो एम्बिशियस टारगेट है इनके लिए जरूरी है कि स्टडी जो है इम्प्लीकेशन जो होने वाली है उनको स्टडी केयरफुली किया जा सके। जो टारगेट रखे गए हैं उनको आप केयरफुल एनालिसिस स्टडी के बाद ही जो इम्प्लीकेशन होने वाले हैं उनके थ्रू कर सकते हैं। तो 2021 में अगर हम देखें तो जो कोल जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है टोटल एनर्जी सप्लाई का इंडिया में, लगभग 56.1% कंट्रीब्यूशन कोल से आता है। मतलब उसके बाद क्रूड ऑयल जो है वो लगभग 33.4%, और ये दोनों ही, इनसे ही काफी ग्रीन हाउस गैस होता है। तो आप देखते हैं मेजर चंक तो इन्हीं दोनों से है, जो एनर्जी का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एनर्जी जो जनरेट हो रही है उसमें। तो इसी तरह से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है एनर्जी का, जिसमें लगभग आधे से ज़्यादा 51% टोटल जो एनर्जी कंजम्पशन है वो इसी में हो जाता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट आता है 11%, रेजिडेंशियल 10% और एग्रीकल्चर 3.6%। तो इस डाटा से आप देखते हैं कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है सेक्टर वाइज जो एनर्जी का कंजम्पशन है उसमें भी, और जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी, ठीक है ना। कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन सोर्सेज से ही हम मैन्युफैक्चर करें और कंज्यूमशन जो है वो ज़्यादातर उसमें हो रहा है। तो एक जस्ट ट्रांजिशन की जरूरत है हमें, जिसमें एक होलिस्टिक अप्रोच हमें करना पड़ेगा, जो कंसिडर करे इकोनॉमिक को भी, सोशल को भी और रीजनल इक्वालिटी को भी साथ में कंसिडर करके चले। रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन क्रूशियल जरूर है, लेकिन ये जो शिफ्ट है ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो डिस्पैरिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उनको और बढ़ा दे, ऐसा होना चाहिए कि उनको घटाए, ठीक है ना। तो ट्रांजिशन अगर हमें करना है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, तो इसको एक जरूरत है कि हमें डेलिब्रेट फोकस करना पड़ेगा किस पे, लाइवलीहुड्स को प्रोटेक्ट करने पे, अल्टरनेटिव ऑफर कर रहे हैं जब हम जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको मिलनी चाहिए। दूसरा, उनको जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं वो एडवर्सली इम्पैक्ट ना हो, इससे ये भी इंश्योर करना साथ साथ जरूरी है। जो एम्फेसिस है पेरिस एग्रीमेंट 2015 की, वो भी इसी चीज से रिलेटेड है कि टेकिंग इनटू अकाउंट द imperatives of a just transition of the workforce and the creation of a decent work and quality jobs पर नेशनल डिफाइंड डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, उनके आधार पे आपको करना है कि जो डस्ट ट्रांजिशन होना चाहिए वो जस्ट होना चाहिए। जो स्किल सेट रिक्वायर होती है जॉब जनरेशन के लिए,
पर यूनिट आउटपुट अगर आप बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, वो काफ़ी डिफर करती है फॉसिल फ्यूल के इंडस्ट्रीज के कंपेरिजन में, क्योंकि जो अगर आप देखें जो फॉसिल फ्यूल फर्म्स हैं वो पब्लिक सेक्टर में हैं और वो एक क्रिटिकल एवेन्यू की तरह काम करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में, ठीक है ना, फॉर मार्जिनलाइज सेक्शंस या फिर जो लोअर कास्ट हैं या पुअर हैं उनके लिए, ठीक है ना। वहीं पे जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला सेक्टर है वो ऐसा नहीं करता, जो जनरेशनल मोबिलिटी है जो अचीव की जाती है इन डिसएडवांटेज ग्रुप के, वो कहीं ना कहीं होल्ड हो सकती है। तो इसको इंश्योर करने के लिए आपको जरूरत है कि इक्विटेबल और सस्टेनेबल ट्रांजिशन होना चाहिए, ऐसी स्ट्रेटेजीज बननी चाहिए, और ये जो इसका टारगेट मेनली इनइक्वालिटी रिडक्शन पे होना चाहिए और ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स पे एक साथ होना चाहिए, तब जाके जो आप इसको एड्रेस कर पाएंगे। फिर फेडरलिज्म को भी लेके आए पे ग्रीनिंग फेडरलिज्म में वो ने बोला है कि जो स्टेट्स का रोल है वो दिखाया यहाँ पे, कि जैसे रीजन स्पेसिफिक अगर बात करें तो जो रीजन हैविली रिलायंट है कोल प्रोडक्शन पे, वो रेवेन्यू लूज कर जाएंगे और लाइवलीहुड्स भी वहाँ पे अफेक्ट होंगे। तो पॉल्यूशन कारण बेशक है कोल सेक्टर का, लेकिन जो कोल सेक्टर है वो ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर माइनर्स ने 85% उसमें किया, और मेन सोर्स जो है वो रेवेन्यू का आता है वहाँ से टैक्सेज के थ्रू, रॉयल्टीज या माइनिंग फीस के रूप में। और जो एम्प्लॉयमेंट है स्टेट गवर्नमेंट्स के उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में, वो भी वहाँ से काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो अगर आपको इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रेटेजी देनी है तो उसको दोनों चीज़ पर अटेंशन देनी पड़ेगी। ये रीजनल इक्वालिटी जो है उन पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर जो ट्रांसफर होता है फंड्स का, स्टेट स्टेट जो डिपेंड है कोल और इन सब पे, तो उनको आपको स्टेट स्पेसिफिक प्रोग्राम जो है रीस्किलिंग डेवलपमेंट के लिए या लोकल रिहेबिलिटेशन नीड्स के अकॉर्डिंग जो आपको वो करने पड़ेंगे। तो ग्रीन डील की भी जरूरत है उसमें, और आपको जरूरत है कि फेडरल डील भी साथ में होनी चाहिए। जो इंडिया का जो फेडरल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो सब नेशनल गवर्नमेंट्स उसमें जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं क्लाइमेट कंसर्न्स को एड्रेस करने में, तो उनको भी आपको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फाइनली उसने ये कहा कि वी मस्ट डेल्व इनटू द इंट्रिकेट इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल फेडरलिज्म एंड क्लाइमेट मिटिगेशन। दोनों को आपको साथ साथ लेना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड हाउ पॉलिसी अलाइनमेंट एंड कोऑपरेशन कैन बी अचीव्ड अक्रॉस द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अक्रॉस द लेवल ऑफ गवर्नमेंट आप कैसे उनको अचीव कर सकते हैं, उसके लिए आपको दोनों ही चीज़ों को एक साथ लेना पड़ेगा, फिजिकल फेडरलिज्म को भी, साथ साथ क्लाइमेट मिटिगेशन को भी। तो वही सस्टेनेबिलिटी और इक्वालिटी दोनों को आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एन अपॉर्चुनिटी टू रिकास्ट इंडियाज फूड सिस्टम। तो जो वर्ल्ड फूड डे था अक्टूबर 16 को, उस पर आपको बताना चाहिए। तो जो प्राइमरी गोल है फूड सिस्टम का जो हमारे यहाँ है वो ये है कि इंश्योर किया जाए कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी फॉर ऑल, सबको न्यूट्रिशन मिले। तो ये केवल तभी अचीव हो सकता है सस्टेनेबली यदि जो प्रोड्यूसर्स हैं जो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो रीजनेबल इकोनॉमिक रिटर्न्स बना पाए दैट आर रेजिलियंट ओवर टाइम, और वो ओवर द टाइम रेजिलियंट भी होने चाहिए, ठीक है ना। तो दूसरी बात उन्होंने बोली कि जो रेजिलियंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, नेचुरल इकोसिस्टम्स की, जिसमें एग्रीकल्चर, सोइल, वाटर, क्लाइमेट कंडीशन, वो सारे एक ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का लाइवलीहुड के साथ और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी के साथ, ये बहुत एसेंशियल है जब भी हमें अपने फूड सिस्टम को जो है ट्रूली सस्टेनेबल बनाना है। तो आपको न्यूट्रिशन सिक्योरिटी और तो जो है लाइवलीहुड और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी के साथ आपको जोड़ के चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इसी पे उसमें होता नहीं, कहा कि हम जो इंडिया में है वो डबल बर्डन फेस करते हैं मेलन्यूट्रिशन की। पहला तो ये कि हमने ओवर द ईयर्स अच्छी प्रोग्रेस की है कि हमने एक साइजेबल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को जो इंडिया का है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से कि हमारे काफ़ी सारे एफर्ट्स के बाद भी जो एक साइजेबल पोर्शन है वो इंडिया का न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी दिखाता है। और क्यों इसमें ऑथर ने यहाँ पे डाटा भी दिया कि जो एनएफएचएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 का डाटा उसमें अगर आप देखेंगे तो 35% चिल्ड्रन स्टैंडर्ड थे, 57% वुमेन और 25% मैन जो है वो एनीमिक इसमें पाए। तो ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को दर्शाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम जो है इम्बैलेंस डाइट की वजह से या जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल हमारा होगा उसकी वजह से जो आप देखेंगे कि 24% एडल्ट वुमेन या 23% एडल्ट मैन जो है वो ओबेज हैं आज की डेट में। तो ये डबल बर्डन है मेल न्यूट्रिशन का। मेल न्यूट्रिशन सिर्फ ये नहीं है कि आपको खाना नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिशन नहीं मिला है तो वो भी इम्बैलेंस डाइट है, तो वो भी एक तरह से माल न्यूट्रिशन ही है, ठीक है ना। तो ऑन द प्रोडक्शन साइड होता नहीं पता कि जो फार्म इनकम्स है वो इनसफिशिएंट है टू मीट द एंड्स ऑफ मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स, वो अपने नीड्स एंड नहीं कर पा रहे हैं। नरेगा में भी अगर आप देखेंगे तो जो स्किल्स हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं है उनकी, ठीक है ना। और जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो डिप्लीट होते चले जा रहे हैं। इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो है वो इंडिया के फूड प्रोडक्शन को वो हाईली वल्नरेबल करता जा रहा है। तो 2023 की यहाँ पे सोइल हेल्थ सर्वे का भी ऑथर ने यहाँ पे जिक्र किया कि अगर उसके अगर देखें तो ऑलमोस्ट हाफ जो कल्टिवेटेबल लैंड है वो डेफिशिएंट हो गया ऑर्गेनिक कार्बन में, ठीक है ना, जो कि एक एसेंशियल इंडिकेटर है सोइल हेल्थ के लिए। तो मतलब सोइल की हेल्थ भी अच्छी नहीं है। जो ग्राउंड वाटर है जो लार्जेस्ट सोर्स है इरीगेशन का वो रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है। पंजाब जैसे स्टेट्स में आप देखें तो 75% ग्राउंड वाटर जो असेसमेंट लोकेशंस हैं वो ओवर एक्सप्लॉइटेड पाई गई हैं। जाहिर सी बात है जो रेजिलियंस है फार्मिंग वो कहीं ना कहीं थ्रेट हो रहा है। तो
सॉल्यूशन क्या बताया, सॉल्यूशन उसने बताया कि आपको थ्री साइडेड अप्रोच रखनी पड़ेगी, जिसमें आप तीनों को, कंज्यूमर्स को, प्रोड्यूसर्स और जो मिडिल मैन है, उन तीनों को जो है एंगेज करके रखेंगे आप तीनों को, तब जो है आपको इसमें कुछ हेल्प मिल सकती है, इशू एड्रेस हो सकता है। तो पहले कंज्यूमर में बोला कि बस यही कंज्यूमर डिमांड जो है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा हेल्दी और सस्टेनेबल डाइट की तरफ, सबसे जरूरी है। दूसरा उसने बोला कि इंश्योर करना पड़ेगा रेजिलियंट इनकम्स, वी मस्ट सपोर्ट फार्मर्स ट्रांजिशन टुवर्ड्स रेम्युनरेटिव एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। तो प्रोड्यूसर्स हैं उनको आपको रीजनरेटिव एग्रीकल्चर रेम्युनरेटिव प्रैक्टिसेस की तरफ आपको उनको वो करना पड़ेगा, वो उस तरफ शिफ्ट हों। जो नेशनल मिशन है नेचुरल फार्मिंग का, ये एक स्टेप अच्छा है इस डायरेक्शन में, लेकिन ओवरऑल फंडिंग जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वो अभी भी लेस देन 1% है एग्रीकल्चर बजट का, तो इस चीज में और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। तीसरा जो है वो ये है कि शिफ्ट फार्म टू फोर्क वैल्यू चेंज टुवर्ड्स मोर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव वंस। इस तरफ हमें शिफ्ट करना है, फार्म टू फोर्क वैल्यू चेंज को जो शिफ्ट करना पड़ेगा, हम ज्यादा सस्टेनेबल इंक्लूसिव इनकी तरफ, ठीक है ना। तो अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं एंटायर फूड सिस्टम को, देयर इज नो मीन फीड, ये कोई आसान काम तो है नहीं, लेकिन जो स्केल है जो चैलेंज का है वो हमारे एम्बिशन जो है, जो हम ये शिफ्ट करना चाहते हैं उनको हमें डिटर नहीं करना चाहिए, उसको ये नहीं कि वो डाइल्यूट कर जाए हमारे एम्बिशंस को, ठीक है। आगे देखते हैं, और सदर्न स्टेट बीइंग पनिश फॉर देयर सक्सेस। तो इशू यही है यहाँ पे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है टैक्सेज का, सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेज का, उससे जो सदर्न स्टेट्स हैं वो क्या, उनको जो उन्होंने डेवलपमेंट या सक्सेस दिखाई है वो क्या उनके लिए पनिशमेंट है। तो यहाँ पे ये पर्सनल व्यूज हैं, ये डिबेट्स जो होती हैं बेसिकली, तो उसमें ऑथर्स के पर्सनल व्यूज है। तो ऑथर ने भी बोला है कि दीज आर बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है किस क्राइटेरिया पे होता है, जो क्राइटेरिया कई बार देखने को मिलता है वो साउथ सदर्न जो स्टेट्स हैं उनके अगेंस्ट काम कर रहा है, क्योंकि जो इंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड है। पहला पहला क्या है, स्टेट का जो शेयर है टोटल पॉपुलेशन है उस पर, और दूसरा जो इनकम डिस्टेंस रेशियो है उस पर, कि वो स्टेट की पर कैपिटा इनकम हायर है या लोअर है नेशनल एवरेज से, और दोनों ही इन क्राइटेरिया पे जो साउथ सदर्न स्टेट्स हैं वो लॉस कर दी हैं। एग्जाम्पल के उतने बताया कि केरल का केस देखोगे तो वो 3.8% था ड्यूरिंग 10th फाइनेंस कमीशन, और अब जो वो शेयर है वो केवल 1.9% रह गया है। तो ये जो डिक्लाइन है वो टाइम के साथ साथ वो बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, मतलब डिक्लाइन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, एक्सीलरेट होता जा रहा है, ठीक है ना। फिर होता है जो डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफर्स, रीडिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफर्स है वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो एक सर्टेन लिमिट के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। जो हायर रिसोर्सेज ट्रांसफर्स है बैकवर्ड स्टेट्स को, उन्होंने ऐसा कोई एक्सपेक्टेड इंप्रूवमेंट नहीं दिखा रहा है, ना तो इकोनॉमी ना ही सोशल वेलफेयर में। तो यानी कि ऑथर ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि कुछ और है जो कि करना पड़ेगा इन स्टेट्स को, जो स्टेट बैकवर्ड है उनको स्ट्रीम लाइन में या मेन लाइन में लाने के लिए, ठीक है ना। फिर दूसरे ऑथर बोले कि जो इक्विटी प्रिंसिपल है वो कैलकुलेशन में जरूर रखना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रॉस ट्रांसफर जो है वो रेडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए फेडरल पॉलिटिकल अलाउंस। लेकिन वही उन्होंने भी कहा है कि हमें एक ज्यादा प्रोएक्टिव एटीट्यूड की जरूरत है, हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे पॉइंट जहाँ पे इंटरवेंशन की जरूरत है, जहाँ पे यूनियन को जो है ये जो अनबैलेंस और डिजास्टर्स कोर्स है डेवलपमेंट का मूव है उसको एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी, ताकि जो फ्रेगमेंटेशन है ये कम हो सके, इसको उस डायरेक्शन से हटा के दूसरी डायरेक्शन में आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, आपको पॉइंट आउट करने पड़ेंगे, आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे क्या क्या जो है लेकुनाज हैं, ठीक है ना। फिर वो ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जो वेटेज गिवन है पॉपुलेशन को, वो तो घटी है स्टेट्स को, जब 27.5% शेयर वो वेटेज दी थी 14th फाइनेंस कमीशन में, और 15th फाइनेंस में वो 15% कमीशन है, तो क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसने आपको बोला है कि जैसा कि प्रोफेसर गोविंद राव ने आर्ग्यू किया था अपने रिसेंट पेपर में, कि जो ओवरऑल इम्पैक्ट रहने वाला है शिफ्ट का पॉपुलेशन बेस ईयर में ऑन इंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन है मिनिमम, ये इसका इफेक्ट जो वो बहुत मिनिमम है, लेकिन जो देयर इज हाई कोरिलेशन बिटवीन द डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी, इन दोनों में काफी हाई कोरिलेशन है। तो क्योंकि साथ साथ जो इकोनॉमी ग्रोथ भी कर रही है जो सदर्न स्टेट्स है, उसने कहीं ना कहीं उसको जो इम्पैक्ट आने वाला था पॉपुलेशन के वेटे से वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर दिया है, और जो फाइनल आउटकम रहा है वो नेगेटिव ही रहा है सदर्न स्टेट्स के लिए, एंड दिस वुड कंटिन्यू टू बी द केस इन फ्यूचर आल्सो बिकॉज ऑफ साउथ इज डूइंग बेटर, क्योंकि साउथ बेटर कर रहा है तो इसलिए फ्यूचर में भी उनकी इनकम अच्छी होने वाली है, और वो कहीं ना कहीं उनको साइडलाइन फिर से भर देगा, उनके लिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उनके फेवर में नहीं जाने वाला है। फिर उन्होंने भी कहा कि आई वुड आर्ग्यू दैट इट इज विद कैप्टन वो ये है कि फ्रीज करने के लिए नहीं बात करेगी रीडिस्ट्रीब्यूशन को आप जो है फ्रीज ही कर दो, लेकिन ये है कि उसको एक सर्टेन लिमिट में रखा जाना चाहिए। दूसरे उत्तर उन्होंने बोला कि जो ये इशू है वो कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन से भी लिखा है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो पॉलिटिकल पावर है वो बैलेंस करती है फेडरल पॉलिटी को, वो भी शिफ्ट हो जाएगी कहीं ना कहीं, जो फेडरल पॉलिटी है वो भी शिफ्ट होगी। तो इसलिए ऑथर ने इंसिस्ट किया कि स्टेट मस्ट गेट अ स्पेस एंड वॉइस इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ फेडरल फाइनेंस, जो फेडरल फाइनेंसिंग है उसके डिसीजन मेकिंग में भी उनकी वॉइस होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद ऑथर ने ये बोला है कि जो रेशनल प्रोवाइड किया गया फाइनेंस कमीशन को डिस्ट्रीब्यूशन जो टैक्सेज का करना है स्टेट और उसके लिए, वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए बोला जाता है कि भाई स्टेट जो लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाएं। तो जो स्टेट्स हैं उनको कंपेयर लेवल पे आने के लिए जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो कैसे, मतलब उनको कैसे एनेबल करना पड़ेगा, उनको कैसे प्रोवाइड करने पड़ेगा। तो यहाँ पे उसने बोला कि आपने FRBM एक्ट जो है वो लाए, आपकी इंटरनलाइज करा जाए भाई,
और वो उसका लॉजिक ये था कि जिस स्टेट्स जो है वो अपना खर्चा उसमें एक्सपेंडिचर कर सकें, लेकिन ऑथर ने यहाँ पे ये किया कि स्टेट जो है वो स्पेंड ही नहीं करती रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्चा। तो ऑथर ने बोला कि कोविड से पहले भी अगर आप देखें तो अनस्पेंड कैश बैलेंस था 1.5 लाख करोड़ का, और जो पुअर स्टेट थी वो बिगेस्ट डिपोजिटरी थी इन फंड्स की। तो ऑथर ने ये बोला कि इन चीज़ों का, इस मनी का क्यों नहीं यूज किया जाता है स्कूल बनाने में या हॉस्पिटल बनाने में, आप इनका कैपिटल मतलब मेनली एक्सपेंडिचर इसको क्यों नहीं करते, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बच जाता है। ठीक है ना। फिर पूछा कि आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो मैंडेट करता है कि भाई आपको जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो पॉपुलेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे उसने बोला कि जो साउदर्न स्टेट्स हैं वो कंप्लाइड किया उन्होंने पॉपुलेशन नॉर्म्स के साथ और स्कीम्स के साथ भी, जिससे जो है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम एंड अगेन प्रमोट की है। ठीक है ना। और जो स्टेट्स हैं जिन्होंने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है इन नेशनल पॉलिसीज को, उनको आप पिनलाइज नहीं कर सकते उनकी सक्सेस के लिए। ठीक है ना। उनके लिए कोई कंपल्सन नहीं होना चाहिए कि वो जो रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में उनका वो चेंज किया जाए, ऐसा कंपल्सन नहीं है। ठीक है ना। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। और दूसरा कि ये सीरियस इशू है कि डिवास्टेटिंग कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आप जो सदर्न स्टेट्स को मार्जिनलाइज कर देंगे पॉलिटिकल स्फीयर में, क्योंकि उन्होंने अच्छा किया है तो आप उनको ऐसे कैसे मार्जिनलाइज कर रहे हैं। ठीक है ना। और अगर एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो ऑथ ने ये बोला कि कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जो राज्यसभा में ये सीट्स को जो है सेम रेशो या से बांटने को कहता हो कि आपको उसके हिसाब से बनाना है, या फिर उनको प्रिवेंट करता हो कि आप एडिशनल वेटेज नहीं दे सकते स्टेट्स को अगर उनकी पॉपुलेशन डाउन जाती है। तो मतलब राज्यसभा में तो आप कर ही सकते हैं। तो इट विल नॉट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज इफ इट इज कंटिन्यूड फॉर अनदर डिकेड। और दूसरी बात यह है कि जो 1971 का जो पॉपुलेशन आपने लगाया हुआ है कि भाई उसके सेंसस के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बटी हुई है, तो इसका कोई ऐसा ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, अगर आप इसको और आगे भी कंटिन्यू करते हैं 1 या 2 डिकेड और भी। तो जो लॉजिक है 1 पर्सन 1 वोट का, वो उसने बोला कि इनएस्केपेबल है, लेकिन रीजनेबल सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो सीट्स हैं वो राज्यसभा में फ्रीज कर दिए जाएं उसी लेवल पे जिस पे वो आज हैं, ना कि उनको जो है टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन से जो आप उसको एडजस्ट करें, क्योंकि कहीं भी नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसने कहा है कि व्हाट शुड बी द बेसिस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा के लिए सीट्स के लिए कहीं ये नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो ऑथर ने इंपॉर्टेंट चीज ये बोलेगी, जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये होनी चाहिए कि इफेक्टिव, हाउ इफेक्टिव द रिप्रेजेंटेशन इज फॉर द वाइटल फोर्स ऑफ सोसाइटी की, सारे वाइटल फोर्स ऑफ सोसाइटी का उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है ना। आफ्टर ऑल योर ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड अ बेटर इकोनॉमी, ए बेटर पॉलिटी एंड ए बेटर सोसाइटी। आपका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो बेटर इकोनॉमी, बेटर पॉलिटी और बेटर सोसाइटी बनाना है। तो जो फॉर्मूला है अगर उससे पनिश हो रहा है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में वो स्टेट्स, तो जाहिर सी बात है कि ऑब्वियसली कुछ तो इसमें गड़बड़ है और आपको वो देखना पड़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट वाई एस एल एल आल्सो नीड टू बी रिफॉर्म। तो एस एल एल यहाँ पे क्या है, जो स्पेशल और लोकल लॉज हैं उनकी इमेंस क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिलायंस है इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, और उनको आपने जो है जो ऑनगोइंग रिफॉर्म प्रोसेस और आईपीसी और सीआरपीसी का, उनसे आपने उनको दूर रखा है। तो इससे एक ये मेजर ड्रॉबैक होता है यहाँ पे बताया है। तो जो स्पेशल और लोकल लॉज हैं वो बेसिकली क्या है, जैसे हमारा पॉक्सो है, जो हमारा मकोका है, या जो हमारा यूएपी है अनलॉफुल एक्टिविटी, ये सारे के सारे स्पेशल और लोकल, इनको बोलते हैं स्पेशल एंड लोकल लॉ। तो उनका इम्पोर्टेंस यहाँ पे ऑथर ने बताया है। ठीक है ना। तो ऑथर ने यहाँ पे होगा कि अगर आप क्राइम इन इंडिया स्टडी 2021 देखें तो उसमें जो टोटल नियरली 61 लाख जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस रजिस्टर्ड, उनमें से 24.3 लाख जो ऑफेंसेस रजिस्टर्ड वो अंडर एसएलएल हुए हैं, स्पेसिफिक एंड लोकल लॉज के अगेंस्ट हुए हैं। तो यानी कि आप उनको छोड़ नहीं सकते। दूसरा, ये जो एसएलएल्स हैं इन्हीं के थ्रू जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ड्यू प्रोसेस वैल्यू जो है वो इंक्रीजिंगली जो है वो डाइल्यूट करते हुए दिखाई देते हैं कि वो डाइल्यूट हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि आप ऐसा जो आईपीसी या सीआरपीसी में आप डाइल्यूट नहीं, लेकिन स्पेशल और जो लोकल लॉज हैं उनमें आप लाके उनको डाइल्यूट कर रहे हैं। तो इनकी जो पावर दी गई है सर्च की, सीजर की, अंडर सेक्शन 43 ऑफ द यूएपी एंड द एडमिसिबिलिटी ऑफ द कन्फेशंस रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 18 ऑफ द मकवार प्राइम एग्जांपल्स, एग्जांपल्स दिए हैं कुछ ऑथर ने। तो ऑथर ने यहाँ पे बोला कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं वो इनकी, उनका जो रिलायंस है एसएलएल्स पे, ये जो लॉज हैं स्पेसिफिक लोकल, उनका रिलायंस उस पर ज़्यादा बढ़ा है। काफ़ी सारे रीजन है उसके, लेकिन इसीलिए इनका ये इम्पेरेटिव हो जाता है कि दे सेम शुड नॉट बी अलाउड टू ओवर पावर द आइडिया ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ पीनल लॉज एज इम्बाइब्ड इन द आईपीसी एज वेल एज सीआरपी। जो कोडिफिकेशन का आइडिया है आईपीसी या सीआरपीसी में, जो आपने जनरली ये कोडिफाई कर रखे हैं, वो कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, और उसको ये जो लॉज हैं एसएलएल वो ओवर पावर ना कर लें। जो जितने भी एसएलएल हैं विच क्रिमिनलाइज या सीक टू क्रिमिनलाइज कंडक्ट
should find a place as separate chapters within the larger structure of penal code। जो आईपीसी या सीआरपीसी उनके लार्जर स्ट्रक्चर एक तरह से बोला है जो कोडिफाइड किया आपने, उनमें आप सेपरेट चैप्टर्स उनको बना सकते हैं जो भी क्रिमिनलाइज करते हैं या सीख करते हैं क्रिमिनलाइज करना किसी भी कंडक्ट को, तो आप उसमें सेपरेट चैप्टर है जो उसको डाल सकते थे। और जितने भी एसएलएस हैं जो कि एक सेपरेट प्रोसीजर क्रिएट करते हैं रिपोर्टिंग के लिए, ऑफेंस के लिए, अरेस्ट के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रोसिक्यूशन या ट्रायल या एविडेंस या बेल के लिए, उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं या तो सेपरेट प्रोसीजर्स के लिए विद इन सीआरपीसी या एक्सेप्शंस टू जनरल प्रोविजंस करके आप उनको डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहीं पर होता है कि जो नॉन इंक्लूजन किया है इनका जो सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं स्पेशल एंड स्पेसिफिक एंड लोकल लॉज का इन द ऑनगोइंग रिफॉर्म प्रोजेक्ट, ये एक सीरियस लिमिटेशन है। और इससे क्या हो सकता है जो इम्पेरेटिव है दैट अ सेकंड जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स बी ब्रोट इज ऑर्डर टू एड्रेस द लेकुना, और ये लेकुना है इसको एड्रेस करने के लिए आपको सेकंड जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज वाई आर अर्थक्वेक्स फ्रीक्वेंट इन अफगानिस्तान। तो अर्थक्वेक जो है मैग्नीट्यूड 6.3 का स्ट्रक किया था अफगानिस्तान में अक्टूबर 15 को, और ये जस्ट मल्टीपल अर्थक्वेक सिमिलर स्ट्रेंथ के जो है उन्होंने पहले ही आए थे, उसके बाद जस्ट ये फिर से आया है हेरात प्रोविंस में पहले आया, उसके बाद अफगानिस्तान में फिर से 6.3 का आया है। तो ये क्यों वहाँ पे आ रहे हैं यही सारा वो है। तो उसका रीजन होता है जो अर्थ है इट इज मेड अप ऑफ चंक्स ऑफ सॉलिड रॉक्स कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स, उससे बनी हुई है। और जो डिसकंटिन्यूटीज हैं इन रॉक मासेज में अलोंग विद दे हैव मूव्ड, ये इनको हम बोलते हैं फोल्ट लाइन। तो जो अफगानिस्तान है वो बेसिकली लोकेटेड है मल्टीपल फोल्ड लाइंस के ऊपर इन द रीजन वेयर द इंडियन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट जो है वो मीट करती हैं। तो उनकी वजह से जो प्लेट्स है कोलाइड करती हैं, अक्सर ओपन कोलाइड करती रहती हैं, और जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट टेक्टोनिक एक्टिविटी जो है इस रीजन में देखने को मिलती है। और आपको ये ध्यान रखना जो कोलिजन और कन्वर्जेंस है ये इंडियन प्लेट का और जो यूरेशियन प्लेट की जो बात हो रही है, इट रिजल्ट इन द फॉलोइंग फोल्डिंग एंड फोल्डिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जाहिर सी बात है अर्थ की क्रस्ट जो है वो ऐसे फोल्ड होती है या फोल्ड होती है इस तरीके से, ठीक है ना। फोल्डिंग फोल्डिंग की वजह से जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है वहाँ पे इस रीजन में ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे था एक आज आर्टिकल आईएमएफ के रिगार्डिंग ये कहा था, ये था जो इंडिया का शेयर है ग्रोथ में वो राइज हुआ है 18%। आईएमएफ ने जो बताया, जो आईएमएफ की कृष्णा श्रीनिवासन है उन्होंने देखा है इंडिया का जो सेंट्रल गवर्नमेंट लाइकली मीटिंग फिजिकल ईयर जो 24 के लिए हमने जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट रखा है वो 5.9 था, वो हम मीट करने वाले हैं। नोट विद स्टैंडिंग हायर देन बजटेड एक्सपेंडिचर इन सम एरिया सच एज एडिशनल सब्सिडी ऑन एलपीजी, इंक्रीड स्पेंडिंग ऑन मनरेगा। इन पे भी हमने स्पेंडिंग की है, इसके बावजूद भी जो है वो जो फिजिकल डेफिसिट है वो अंडर टारगेट रहने वाला है। जो आईएमएफ है उसने इंडिया के कंट्रीब्यूशन को ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में बताया कि इंक्रीज कर सकता है बाय 2 परसेंटेज पॉइंट्स टू 18% इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 सालों में 18% तक कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है, जो अभी की प्रेजेंटली कितना है 16%, ठीक है ना। फिर जो आईएमएफ ने ये भी बोला कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है इट रिमेन्स अ रिलेटिवली ब्राइट स्पॉट डिस्पाइट अ चैलेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसके बावजूद जो है ये इसका ब्राइट स्पॉट ये नजर आता है, मतलब ग्रोथ अच्छी है इस रीजन में। जो रीजन की इकोनॉमी है वो एक्सपेक्टेड करी जा रही है ग्रो करने में 4.6% 2023 में और जो 4.2% 2024 में, ये एशिया पैसिफिक रीजन है। वहीं पे आईएमएफ ने जो कंट्रीज हैं उनको ये भी कहा है कि रिटेन सफिशिएंटली रेस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स अंटिल इन्फ्लेशन ब्रॉट बैक टू ऑन ट्रैक। जब तक इन्फ्लेशन जो है आप ट्रैक पे नहीं ले आते हैं तो आपको जो है रेस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी ही रखने की जरूरत है, ये उनको सजेस्ट भी किया है और ये बोला भी है, ठीक है ना। तो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डिस्कशन भी समझ आया है। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को चाहिए और सब्सक्राइब करें तो आउटरीच बढ़ेगी और इसी तरह के इनिशिएटिव आपको और मिलते रहेंगे। थैंक यू।